शो में। जायदादों की सरकारी कीमतों में इजाफा, रियल एस्टेट में काले धन को छुपाना मुश्किल। एफबीआर नए प्रॉपर्टी रेट्स, रियल एस्टेट सरमायाकारी पर असरात क्या? प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, हुकूमती इकदामात, रेवेन्यू अहदाफ पर क्या असरात? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के हवाले से इससे पहले अगस्त 2016 में ये कोशिश साबिक हुकूमत ने करी थी और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में इजाफा हुआ था। उसका सेकेंड फेज कहा गया था कि आएगा, लेकिन फिर वो पुट ऑफ कर दिया गया। इलेक्शंस आए, सियासी तौर पर भी साबका हुकूमत जो है इस पर अमल दरामद जो आगे होना था, उसका जो सेकंड फेज आना था, उस पर यकीनी नहीं बना सकी। लेकिन इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम आपको डिटेल में ही बता चुके हैं और इससे पहले आज फिर आपकी याद दहानी, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर सिर्फ कराची के इलाके डिफेंस या डिफेंस के एक फेज की बात ही कर लें तो कितना ब्लैक मनी जो अनडॉक्यूमेंटेड मनी है वो यहां पर बिलखुसूस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के जरिए आता है। अब क्योंकि पाकिस्तान फैटफ यानी जो इस वक्त हमारी रेगुलेशंस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जिस पर पाकिस्तान को उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी करनी है, तो ये शराइत और ये तमाम कंडीशंस को सामने रखते हुए बड़ा जरूरी है कि वो तमाम सेक्टर्स जहां पर ब्लैक मनी आता है उसको रोका जाए। लेकिन दूसरी तरफ इसके असरात रियल एस्टेट मार्केट पर क्या होंगे, इसके असरात जो सरमायाकारी है रियल एस्टेट पे उस पर क्या होंगे, हम इस तरफ भी जाएंगे। नहीं, इंडस्ट्री क्या सोच रही है आपको ये बताएंगे। और फिर सब में अहम बात यह भी कि एक आम आदमी यानी मैं और आप, अगर कोई कॉमन मैन, एक आम सिटीजन पाकिस्तानी शहरी, क्या वो एक प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकता है? अब इन नए रेट्स के बाद क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉपर्टी कीमतों के ऊपर कम होंगी, जो ब्लैक मनी अगर नहीं आ सकेगा, इन्वेस्ट हो सकेगा, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? ये सारे सवाल उठाएंगे। पहले आपके सामने पेश करते हैं कि हुआ क्या है। कराची और लाहौर समेत 20 शहरों में जो वैल्यूएशन टेबल है उसमें इजाफा हुआ है और सरकारी कीमतों में तकरीबन जो इजाफा है वो 15 से 20% तक जो है वो किया गया है। अगस्त 2016 में, जिस तरह मैंने बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर के 3 साला प्रोग्राम जो है शुरू किया गया था। इसके बाद जुलाई 2017 में प्रॉपर्टी रेट से 25 से 30% मुजव्वजा इजाफा था जो कि नहीं किया गया। और फिर जनवरी 2018 में प्रॉपर्टी की सरकारी कीमत में 57% तक कमी कर दी गई। एफबीआर प्रॉपर्टी वैल्यू में इजाफा जो कहा जाता है जी कि कौमी आमदन में, यानी जो आपके टैक्स रेवेन्यूज हैं उसमें तकरीबन 25 अरब रुपए का सालाना इजाफा इससे हो सकता है, जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस हैं, जो एस्टिमेट्स हैं। और इसके अलावा जो काला धन है उसको खपाना, उसको छुपाना, उसको इन्वेस्ट करना इसमें मुश्किल हो जाएगा, जो उसके फायदे बताया जा रहा है। मेरे साथ प्रोग्राम में जनाब खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं, माहिर इक्तिसादी उमूर हैं। महमूद मौलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन हैं, सीनियर रहनुमा हैं। आप एडवाइजर हैं पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्ट्री के, भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और जनाब हनीफ गौहर साहब साबिक चेयरमैन आबाद प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मोहतरम शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। खुर्रम साहब, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आप देख रहे हैं? ये अच्छा इकदाम है हुकूमत का, बुरा इकदाम है, क्या असर है इसका? देखिए, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा और रियल एस्टेट का जहाँ तक ताल्लुक है, बहुत बड़ा एक चंक जो है वो ये कह लें कि ग्रे जो पैसा है, जो काला धन कह लें, जिसे हम कहते हैं कि जी कैश इकोनॉमी हमारी जहाँ पे पनपती है, वो बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर है। 2 सेक्टर्स थे इससे पहले। एक सेक्टर पे जो है वो अब थोड़ा सा ये कह लें आयरन हैंड दिया है गवर्नमेंट ने। उसमें ऑटो सेक्टर भी था जिसमें बहुत ज़्यादा होर्डिंग होती थी और अभी भी नॉन फाइलर्स का बहुत बड़ा इशू है जो कि 1300 सीसी को अलाउ किया है। मेरे ख्याल में 1300 सीसी का ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे ज़्यादातर जो है वो होर्डिंग होती थी। इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर में हमारे हिसाब से मल्टी बिलियन डॉलर्स की जो है वो यहाँ पे जो है वो ट्रेडिंग होती है। अच्छा। और देखिए, 2 इसमें इश्यूज हैं। एक तो ट्रेडिंग है, दूसरा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होती, ट्रेडिंग हब बहुत ज़्यादा बन गया था। और अभी आपने देखा लास्ट बजट से पहले, या जो ये रिफॉर्म पैकेज से पहले, लास्ट गवर्नमेंट जो थी उसने बजट में एक चीज़ अनाउंस की थी कि जो टैक्सेस हैं उन्हें भी क्लब करके एक जगह लाया जाएगा और फेडरल लेवल पर जो है टैक्स को लगाया जाएगा और प्रोविंशियल टैक्सेस को भी कम किया जाएगा और ऑल इन ऑल 2 से 3% टैक्स होगा। और उसके साथ साथ
जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है उसमें 60% तक जो फे वैल्यू उसका 60% तक जो है वो डिक्लेयर करना जरूरी है। अगर नहीं किया तो ऑफकोर्स वो 100% पे बाय कर लिया जाएगा। तो देखिए इस तरह के इकदाम करने से ही कुछ ना कुछ जो है काबू में आएगा। प्लस आप ये देखें कि डॉक्यूमेंटेशन का बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। जब तक रियल एस्टेट सेक्टर को टारगेट नहीं करेंगे और खासकर ये जो एरियाज है जिसमें वैल्यूएशन को रिवाइज किया जाए, और देखिए एक प्रॉपर बेसिस होनी चाहिए जिसपे वैल्यूएशन को रिवाइज किया जाए। फॉर द टाइम बिंग आपको लगेगा ट्रेड बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, बट ये तो होना है, शॉर्ट टर्म में होना है, तब जाके आपको लॉन्ग टर्म में आहिस्ता आहिस्ता चीजें नॉर्मलाइज होंगी, टैक्सेस आपको मिलना शुरू होंगे। फिर सबसे बड़ी बात ये, जितना पैसा यहाँ पे डंप होता है वो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कहाँ पे वो पैसा जा रहा है और किस तरह से उसको जो है वो हैंडल किया जा सकता है। ये प्राइसेस भी कम होंगी, जाहिर बात है, जब लोग अफोर्डेबिलिटी होगी, अफोर्डेबिलिटी हो जाएगी इस पर आम आदमी के लिए। हनीफ गौहर साहब, आपके नजदीक क्या आबाद किस तरह इंटरप्रेट कर रहा है इस मूव को? आप लोग क्या इंटरप्रिटेशन है एज बीइंग अ मेजर स्टेक होल्डर? आपसे पूछा गया, यह बात हुई पहले, और आपने क्या इस पर अगर कोई एतराज है, कुछ है, या आप पॉजिटिवली वेलकम कर रहे हैं इसको? हनीफ साहब देखिए 2016 के अंदर जब पिछली हुकूमत थी तो आबाद को यकीनन ऑन बोर्ड लिया गया था। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से इस मरतबा जो है आबाद को या दीगर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। मैं समझता हूं कि एज आ आबाद फॉर्मर चेयरमैन हमारा सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि जब सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हम पाकिस्तान में आबाद के लोग हैं तो कम से कम आपको इतने बड़े फैसले करने से कम हमें एतमाद भी लेना चाहिए था। अगर आप इसी तरह जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद बड़े शहरों के आपने ये जो रेट्स हैं 15 से 20% जब बढ़ाए हैं, तो मैं समझता हूं कि वहाँ की जो मशहूर तंजीमें हैं, जो ये स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आप मिनिस्ट्री में उन्हें बुला लेते, FBR में उन्हें बुलाते, जैसे पिछली हुकूमत ने बुलाया था जब हारून अख्तर साहब वहाँ को हेड कर रहे थे, तो अब मैं समझता हूँ कि असद उमर साहब को और हमाद अजहर साहब को भी बुलाना चाहिए था, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आता जो रातों रात ये एक दफा फिर ये नाफिज कर दिया गया। हनीफ साहब, अगर आप ये एक्सप्लेन करें, क्योंकि अभी हम खुर्रम शहजाद साहब जो इक्तिसादी उमूर समझते हैं वो तो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा पॉजिटिव है ये जैसे, और ये होना था किसी कुछ दिन का थोड़ा बहुत डाउनवर्ड आएगा ट्रेंड, फिर ये बड़ा पॉजिटिव है इन द लॉन्ग रन और इन द मीडियम टर्म एज वेल। आप ये देखें कि खुर्रम शहजाद साहब तो एक तरफ से देख रहे हैं, अच्छा। हम जो बिजनेस कर रहे होते हैं हम ओवरऑल देख रहे होते हैं। आप ये देखें कि ये तो समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन हम ये नहीं समझते, क्योंकि आज अगर आप टैक्स की वैल्यू को जाकर देखते हैं तो ऑलमोस्ट को ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको 10% पड़ता है। सूबे का टैक्स मिलाएं, फेडरल का टैक्स मिलाएं, तमाम सीवीटीज वगैरह मिलाकर हमने ये प्रपोजल दिया था, और जो पिछले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी किया था, और अपने जो बजट स्पीच के अंदर उसका इजहार भी किया था कि हमने उन्हें ये प्रपोजल दिया था कि देखें आप जो ये ग्रे इकोनॉमी को जो आप इकोनॉमी में लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, हम भी ये चाहते हैं, लेकिन इसका मैकेनिज्म बनाया जाए जो आज आपके जो टैक्सेस हैं अगर प्रॉपर्टी पे आप पहले मरहले के अंदर आप उसे इकोनॉमी में लेकर आए, आप मार्केट वैल्यू जरूर लें, हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको टैक्सेस कम करने चाहिए। मैं तो ये आज भी नहीं समझता जो आज हुकूमत ने इकदाम उठाया है 15 से 20%, मैं तो नहीं समझता कि ये आज भी मार्केट वैल्यू के बराबर है। आप कराची में कहीं पर भी चले जाएं तो आपको 48,000 रुपीज में आपको डिफेंस में या किसी जगह पर कोई प्लॉट नहीं मिलेगा, आज भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं आपसे कि हमने ये कहा था कि आप अपने टैक्सेस को रिड्यूस कर दें। आप सूबे को, जो सबसे बड़ी गलती फेडरल से हुई भी है, उन्होंने जो सूबाई खुद मुख्तारी जब से 18वीं तरमीम हुई है, अब सूबे जो है अपने तौर पे डीसी वैल्यू को रेट फिक्स करते हैं। फेडरल चाहती है कि उसके रेट जो है तो हम फिक्स करें, तो वो जो हम बिजनेसमैन जो लोग हैं इस सेक्टर से जो वाबस्ता लोग हैं वो दरमियान में फंस के रह गए, वफाक के और सूबे के दरमियान। तो आज मैं कहूंगा कम से कम गवर्नमेंट जो है, आज 3 सूबों में पीटीआई की हुकूमत है, फेडरल में पीटीआई की हुकूमत है, कम से कम वो उन 3 सूबों से स्टार्ट करें। और जो ओवरऑल टैक्स है, मैं समझता हूं कि जो आज ये खुद चाहते हैं कि हम 1 करोड़ रुपए में अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कराएं, मैं ये कहता हूं कि अगर प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है तो वी आर रेडी, हम 10 करोड़ में ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, हम मार्केट रेट पर ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं। एतराज़ात हैं आए, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन उनसे बात भी हम करते हैं, लेकिन हम एक ब्रेक का कहा जा रहा है। और आपने एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे पूछा है, जबकि अगस्त 2016 में जब नून लीग की हुकूमत आई थी तो आपको ऑन बोर्ड लिया गया था, और आप हवाला भी दे रहे हैं हारून अख्तर साहब का, इस दफा नहीं लिया गया है। ये क्या कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में, ये भी जानेंगे, और क्या मुस्तकबिल रियल एस्टेट सेक्टर का, ये सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद बेनकाब में। मेरे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन सवाल है कि रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा। अभी आबाद का जो मौक़िफ़ है वो आप सुन रहे थे इस प्रोग्राम में। एफबीआर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बढ़ने से जो टेबल्स नए आए हैं रिवाइज्ड अपवर्ड्स, उससे जो आबाद है उसके दो एतराज़ात, एक तो वो कहते हैं हम चाहते हैं टैक्सेस कम हो, उसके बाद ये हो। दूसरी बात उन्होंने की है कि हमसे पूछा या हमें ऑन टेबल हमसे मुज़ाकरात या हमसे बगैर पूछे ये इकदाम उठाए गए, जो साबका हुकूमत ऐसा नहीं करती थी, यानी नून लीग के दौर में। अब ये असद उमर साहब हमारे साहब से डायरेक्ट ये सवाल है, लेकिन महमूद मौलवी साहब आपसे हम पूछेंगे ये कैसा, ये क्या मुमकिन हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने इनसे पूछा तक नहीं आबाद से कि ये क्या करना चाहते हैं, या कोई रियल एस्टेट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कि इनका मौक़िफ़ इस बारे में क्या है। खुद फैसला हो गया, अमल दरामद भी हो गया और अब वो एहतजाज कर रहे हैं या वो अपना इस पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। ये क्यों हुआ ऐसा गलत? महमूद साहब नहीं, देखिए अभी जो हम आप बात कर रहे हो, हनीफ गौर साहब ने भी कहा और मेरे भाई ने भी कहा, देखिए हनीफ गौर साहब इससे एतराज़ तो नहीं कर रहे हैं कि जो गलत किया है, वो तो खुद कह रहे हैं कि देखिए वैल्यूएशन तो बल्कि जो की है कम है। देखिए ना, अब सिर्फ ये है कि अगर नहीं बुलाया तो इसमें नाराज़गी उनकी अपनी जगह, मगर आप देखें ना उनको कोई एतराज़ नहीं है कि पॉलिसी के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, उसके सिस्टम पे कोई एतराज़ नहीं। देखिए इसको देखने के अलग अलग पहलू। तो अगर हमसे पूछते तो हम बताते कि टैक्सेस में आप कमी कर दें, जो स्टैम्प ड्यूटी है, जो सीवीटी और दीगर टैक्सेस है उसमें कमी कर दें, बजाय इसके कि आप ये करें, ये या वो उनको तजवीज़ ये होती है उसका अगर टैक्सेस के। देखिए अब वो उनका व्यू है, मेरे ख्याल से अब ये नहीं बुलाया, वो मेरे ख्याल से बुलाना चाहिए था, और या तो हो सकता है कि डिस्कशन हुआ हो, ये मुझे इस वक्त नहीं पता, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूँ। मगर आप इसको बड़े कैनवस पे देखें तो ये एक अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। क्यों कि देखें जितना ये ब्लैक मनी प्रॉपर्टी से निकलेगा, मेरा व्यू ये है कि देखिए ये कहीं ना कहीं जाएगा, और उसमें जो हम देख रहे हैं ना कि इसका ये होगा कि ये इंडस्ट्रीज में जाएगा। हम जो मेन इस टारगेट है कि देखें जी ब्लैक इकोनॉमी को निकाल के इंडस्ट्री में जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट के खुद के, ये भी मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी पैसे यहाँ पे लगे हुए हैं। उसकी वजह कि एक आदमी कहता है कि जी मेरे पास यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन्स लोगों को इतने हैवी मिल रहे थे, तो वो इंडस्ट्री या कोई और कारोबार में नहीं मिल रहे थे। तो जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी तो मैं कहूँगा कि देखें इंडस्ट्री नहीं लगेगा, और इंडस्ट्री नहीं लगेगा तो आप ये देखें लोगों का रोज़गार है, पूरे मईशत का पहिया इंडस्ट्री से चलता है। तो जहाँ पे इनके ऊपर थोड़ी सी सख्ती होगी इस सेक्टर के ऊपर, वहाँ दूसरे सेक्टर पे फायदा होगा। अब आप देखें सख्ती कितनी होगी, आपकी कोई अपनी असेसमेंट है? यानी आप अगर क्या प्रॉपर्टीज का काम बिल्कुल रुक जाएगा, जैसे पहले हुआ था कि कुछ महीने तक बिल्कुल फ्रीज हो गई थी मार्केट, कहीं सेल परचेज नहीं हो रही थी, फिर इन एंड गवर्नमेंट को इसका सेकंड फेज रोकना पड़ा जब उन्होंने देखा कि बिल्कुल मार्केट एकदम फ्रीज हो गई है, कुछ हो नहीं रहा, बिल्कुल इस वक्त 0% पे सेल्स आ गई, बिल्कुल बहुत ही कम ट्रांजैक्शंस हो रही थी। कहीं आप ही गवर्नमेंट भी तो ऐसी नहीं करेगी प्रेशर में आ जाए, और ये कितना नुकसान, कितना इससे आपको लगता है? देखिए मैं आपको बताऊं, यही चीज जो अभी मैं बात कर रहा था, देखिए हमारी गवर्नमेंट ने स्लो स्ट्रेटेजी लिया। अगर वो वाली स्ट्रेटेजी लेते तो फिर वो बोलते हैं ना, फिर वो यू टर्न वाली बात करते हैं या रिवर्स गियर लगानी पड़ती। इसीलिए स्ट्रेटेजी स्लोली लिया है कि वे देखें ना ग्रेजुअली इसको फिर बढ़ाएंगे। देखें ये एंड नहीं है, मगर अगर इसको ग्रेजुअली नहीं करते तो लोगों को काफ़ी होता कि एकदम हॉल्ट पे आ गई। तो इसकी वजह ये है। और मैं कहूँगा कि देखिए अलग अलग सेक्टर्स पे आप देखें, अलग डिफेंस के सेक्टर पे अलग लगाया है, दूसरे सेक्टर्स पे अलग लगाया, ऑन एन एवरेज 25-30% गया ना, कुछ सेक्टर्स पे तो 100% से भी ऊपर चला गया। मगर वो इसलिए कि जहाँ देख रहे हैं कि जहाँ ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, जहाँ ज्यादा ब्लैक मनी फंसा हुआ है, तो इसलिए वहां पे ज्यादा। अच्छा, आपको नाज़रीन को भी हम दिखा देते हैं कि आखिर सिर्फ कराची शहर का भी हमने इस वजह तैयार किया कि क्या फर्क पड़ रहा है जिस तरह से प्रॉपर्टी वैल्यू में इजाफा होगा। जैसे कराची में प्रॉपर्टी की 9 कैटेगरीज को बढ़ाकर 11 कर दिया, और इसी तरह जो A1 कैटेगरी है कराची में, वो बात आइलैंड, PSHS, सिविल लाइंस, धोराजी, इसके अलावा गार्डन डिफेंस फेज 1 से लेकर डिफेंस के फेज 8 तक 22 इलाके हैं जो कि A1 कैटेगरी में शामिल हैं। और जैसे मैंने कहा कि इसकी जो प्रॉपर्टी की 9 कैटेगरी से बढ़ाकर 11 कर दिया गया है। इसमें जो A1 कैटेगरी है उसमें रिहायशी प्लॉट्स या इमारत, यानी जैसे डिफेंस का कोई फेज है तो उसकी कीमत 48,000 रुपए गज कर दी गई है। जो A1 कैटेगरी में कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी जो कीमत है वो 80,000 से 1,20,000 रुपए गज कर दी गई है। इसी तरह नई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जो आई है कमर्शियल इमारतों के हवाले से, रिहायशी और हर इजाफी मंजिल जो अगर रिहायशी या कमर्शियल इमारत में होगी तो उस पर मजीद 25% इजाफा होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मुश्तरका इस्तेमाल पर रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल कैटेगरी रेट्स हैं वो एवरेज की बुनियाद के ऊपर जो है लगा दिए जाएंगे। यानी बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो मल्टीपर्पज होती हैं तो उन पर ऑन एवरेज लगेगा रेट, और प्रॉपर्टी की इजाफी वैल्यू मुकर्रर टैक्स वसूली में कोई कमी नहीं की गई है। ये भी
फैसला हुआ है। ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड वैल्यू होती है, खुर्रम शहजाद साहब, ये हो किस तरह रहा है मामला सारा? ये क्या फर्क होता है और कितना बड़ा ये ब्लैक इकोनॉमी ये बन चुकी है? आप कितनी ट्रिलियंस है, बिलियंस है, क्या हो रहा है, होता किस तरह है मामला सारा? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें अगर आप देखें, एक डीसी रेट होता है और एक जो है इनवॉइस प्राइस बेसिकली होती है। उसमें रफली अगर आप देखें, मैं खुद इसमें एक दो ट्रांजैक्शंस करके देख चुका हूँ, इसमें आपको 5 to 10% जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू होती है उसका आपको जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें 5 से 10%, मैक्सिमम 15% जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है और रिमेनिंग जो होता है वो कैश में ट्रांजैक्शन होती है। ये सबको पता है, मतलब ये बहुत ही जो है ना ऑब्वियस चीज़ है। आप भी अभी मार्केट पे जाएं और आप रियल एस्टेट वालों से बात करें, कोई भी ब्रोकर्स होते हैं उनसे आप बात करें, वो आपको जो है वो एक रेट जो है तय करेंगे और उसके बाद टैक्स की वजह से, देखिए मेजर चीज़ तो टैक्स की और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन ना होना। और आपको ऑफ कोर्स जितना पैसा अगर आपके पास, देखें एक मरतबा ये होता है कि आप जो है वो जितना कैश बेस्ड चीज़ें करेंगे उतना एक तो जो भी एक आम आदमी होगा उसको यही एक इंसेंटिव मिलेगा कि जी मैं अगर 1 करोड़ रुपए का अगर घर है मिसाल के तौर पे और मैं सिर्फ 10 लाख रुपए उसके दे रहा हूँ, उस पर मैं सिर्फ 10% टैक्स दे रहा हूँ, जैसे आबाद जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने कहा, तो मैं सिर्फ 1 लाख रुपए ये कह लें कि सॉरी 10 लाख रुपए जो है वो मैक्स उसमें मेरी प्राइस जा रही है और 1 लाख रुपए उस पर मेरा टैक्स जा रहा है। तो देखिए कितना बड़ा इंसेंटिव है। अगर यही चीज़ मैं डॉक्यूमेंट करूँ और 1 करोड़ रुपए की प्राइस डॉक्यूमेंट करूँ तो आप देखें मेरा जो 10% टैक्स है 10 लाख रुपए जाएगा, तो 9 लाख रुपए आप बचा रहे हैं। एक तो टैक्स का ऑफकोर्स जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको ये भी देखना चाहिए कि उसका और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ एक हार्मनी होनी चाहिए कि देखें आपके टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, इसको क्लब करके एक टैक्स करते हैं, वो ठीक है, वो प्रोविंशियल होगा या फेडरल होगा, वो बात की बात है। पहले आप टैक्स को कम करें, टैक्स को कम करने के साथ इंसेंटिवाइज करें। आप कहें कि जी ठीक है, जो मार्केट वैल्यू आप वो दें उस पर आपको टैक्स लेट से 2 साल 3 साल की जगह आप डेवलप करते हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल हम टैक्स फ्री करते हैं। इंसेंटिवाइज करके आप जो है लोगों को डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज भी जो है वो उस तक ला सकते हैं जो मार्केट वैल्यू। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने खुद एक ट्रांजैक्शन की, उस पर मैंने कहा कि जी आप मुझे बताएं आपका जो है वो कितनी प्राइस बनती है। उन्होंने कहा जी एक्स प्राइस बनती है। एक्स प्राइस के साथ उन्होंने मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैं ऑफिस गया, ये यहीं पर ही जो है ये लांडी का एरिया है, वहाँ पे जो है एक ऑफिस है जो कि रियल एस्टेट को डील करता है, ऑफिशियल है वो बेसिकली। वहाँ मैं गया और वहाँ पे मुझे एक प्राइस दी उन्होंने, लेट से 4 करोड़ रुपए का प्लॉट था, उसमें 40 लाख रुपए उन्होंने प्राइस तय उस पर लिखी। तो मैंने कहा ये रिमेनिंग कहाँ जाएगा? उन्होंने कहा आप कैश में दें। मैंने कहा कैश में क्यों दूँ? उन्होंने कहा जी आपका इतना % टैक्स बच जाएगा। तो वो मुझे भी लगा कि इतना ज़्यादा टैक्स बच रहा है तो मैं क्यों ना करूँ इस चीज़ को। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर मैं ये करने जाता तो मुझे कितना टैक्स इंसेंटिव पड़ता। तो डेफिनेटली आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप एक्चुअली रेट बढ़ा रहे हैं, मार्केट रेट अगर बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से कितने लोग जो है वो उसमें आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको जो कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर भी रहे हैं या सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो देखिए इनिशियली ट्रेडिंग रोकने के लिए तो आपको करना पड़ेगा। ये जो रेट है, जैसे इस वक्त हनी गौर साहब, आप ये 48,000 रुपए पर गज जो इस वक्त रेट है प्रॉपर्टी का जो रेजिडेंशियल है A1 कैटेगरी में, तो ये यकीनी तौर पर आप जिस तरह कह रहे थे डिफेंस में भी या कहीं भी आप चले जाए जो इलाके A1 कैटेगरी में है वहां मुयस्सर नहीं होगी प्रॉपर्टी इस लेवल पे। लेकिन इसका फर्क अब क्या पड़ेगा इन रेट्स का? वही होगा जो अगस्त 2016 उसके बाद जब हुआ था, जब बिल्कुल मार्केट फ्रीज हो गई थी, इसमें हमने जिक्र किया, या क्या मतलब वही जमूद, वही एक कैफियत हो जाएगी एकदम से मार्केट फ्रीज, या क्या आपको लगता है कि माम चलता रहेगा, कारोबार चलता रहेगा और ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? आप ये देखें कि सबसे पहले तो मैं खुर्रम शहजाद साहब का मशकूर हूं कि इन्होंने मेरी बात को इंडोर्स किया। बेसिकली जो मैं बात कर रहा था वही इन्होंने भी, माहिर इक्तिसादी उमूर है, इन्होंने मेरी उस बात को इंडोर्स किया कि अगर आप प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा रहे हैं तो आप टैक्स के रेट को कम करें। आप दोनों चीजों को जब साथ करेंगे तो आपकी ये स्कीम एक मरतबा फिर फेल हो जाएगी। पहले इस वक्त जो इकोनॉमी रुक चुकी है हमारी, पैसा मार्केट से गायब हो चुका है। किसी भी बिजनेसमैन से इस वक्त पूछें, कारोबार करने के लिए किसी के पास भी फाइनेंशियल क्रंच है, इस वक्त कोई पैसे नहीं है। अगर आप ये देखें, हम भी यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप मार्केट वैल्यू, तो हम जो जैसे महमूद मौलवी ने भी कहा कि अभी भी मैं बता रहा हूं कि कम है, मैं तो कहता हूं कि इस 48,000 को 1 लाख रुपए गज पे लेके चले जाएं, लेकिन 1% टैक्स जो है तो फेडरल गवर्नमेंट ले ले और 1% जो है तो सूबाई गवर्नमेंट ले ले। जब ये सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा तो फेडरल गवर्नमेंट के पास तकरीबन 5 सूबों से, 4 सूबे, अगर हम लोग गिलगित बल्तिस्तान को देखते हैं तो 5वां सूबा है, तो 5 जगहों से 5% टैक्स आ रहा होगा और 1% टैक्स जो है तो सूबे को होगा। तो इस तरह से कोई भी बिजनेसमैन जो है, मैं कहता हूं कि वो मार्केट वैल्यू के ऊपर जाके ट्रांजैक्शन को करेगा। जो आप जो बात कह रहे हैं, मैं वो बात ठीक है 1% अगर कर दिया जाए, लेकिन हम जो सुन रहे हैं वो मुझे नहीं पता खुर्रम आपके पास कोई वैल्यूएशन फिगर्स हैं, कितना एस्टिमेटेड है
किससे रेवेन्यू आएगा। एक ब्रेक हमें लेनी है इस पर। हमने जो सुना है वो 25 बिलियन रुपीस है। ना हम ये बात करेंगे कि कितने अरब रुपए आएंगे, पीटीआई क्या सोचेगी, कितनी फर्मली स्टैंड लेगी इस पॉलिसी को लेकर, रियल एस्टेट मार्केट क्या सोच रही है। बेनकाब में आज अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं। इस ब्रेक के बाद आपको दोबारा जाऊंगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और अहम तरीन जो इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट है रियल एस्टेट के हवाले से वो ये है जी कि वैल्यूएशन टेबल्स या वैल्यूएशन रेट्स के अंदर, यानी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती थी और फिर जो वैल्यू जिस पर आप प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ऑफिशियली डॉक्यूमेंट जो करते थे, उसमें जो फर्क था उस फर्क को कम करने के लिए इस वक्त गवर्नमेंट ने उन रेट्स को हाइक कर दिया, बढ़ा दिया, और ये तकरीबन 15 से 25% का इजाफा है। जो नोटिफिकेशन आप इस पर देख रहे हैं इसमें कराची के अब्दुल्ला हारून रोड से शुरू अगर करें तो उधर से लेकर आपको अख्तर कॉलोनी, अमीनाबाद, यानी कराची के हर इलाके का इसमें जिक्र है। तकरीबन 196 साइज पूरी लिस्ट है, जिसमें बहरिया टाउन कराची सुपर हाईवे पर यह खत्म होता है, जहां डिफेंस फेज 9 जो डीएचएस सिटी है उसका भी जिक्र है, जहां ये रेट्स जो है इस वक्त उनका जो एफबीआर की जानिब से चार्ट जारी किए गए हैं। मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल महमूद आपसे इस वक्त होगा कि ये सब हो क्यों रहा है। ये तो हम समझते हैं कि आईएमएफ भी है, फिर वो जो रेगुलेटरी हमारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, लेकिन अभी सवाल ये है कि ये पैसा सारा जाएगा कहां। ये सारा अरबों रुपया जो जाता था एक डिफेंस के सेक्टर में एक फेज में, अब वो बंद हो जाएगा तो ये अरबों रुपया किधर जाएगा। फौरी तौर पे तो ना कोई इंडस्ट्री लग रही है इस मुल्क में, कहां डालेंगे लोग, किधर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, किधर खपाएंगे ब्लैक मनी सारा। बाहर भी अब इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बड़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हो गई हैं बाहर। महमूद मौलवी साहब, ये मेरे ख्याल से देखें, अगर जो मेरा आप व्यू लेंगे तो मेरे ख्याल से ये पैसा जो है ये डाइवर्ट होगा स्टॉक एक्सचेंज के तरफ। अच्छा। और स्टॉक एक्सचेंज की तरफ होगा तो उसमें, क्योंकि देखें और कोई जगह नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे आपने कहा इंडस्ट्री, देखिए स्टॉक एक्सचेंज में होगा, कमोडिटीज़ में होगा। देखिए ना, इस वक्त कमोडिटीज़ में भी काफ़ी पैसा है जो कि ब्लैक मनी चले जाता है। जैसे लोग स्टील लेके रख लेते हैं, लोग गंद अनाज लेके रख लेते हैं, तो उसमें भी जो है काफ़ी मेरे ख्याल से पैसा कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके अलावा तो कोई जगह नहीं है, क्योंकि देखिए गाड़ियों के ऊपर तो आप देखें वैसे ही काफी सख्ती आ रही है। तो उसको भी आप प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट तो आप नहीं कह सकते ना। अगर वो रियल एस्टेट से निकलकर स्टॉक में जाएगा, कमोडिटीज ट्रेडिंग में जाएगा, तो इवेंचुअली वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, जिससे मईशत ग्रोथ करेगी या एक्सपोर्ट्स ग्रोथ होंगे, जो कहते हैं एक्सपोर्ट्स लेड ग्रोथ हो, वो भी नहीं होगी। तो वो तो कोई मतलब वो ही एक तरह से चीज हो जाएगी, आगे पीछे थोड़ा फर्क के साथ आगे पीछे हो जाएगी। मगर आप ये देखें ना, एक तो देखें, और इसमें कुछ पोर्शन तो देखें, मैं कहूँगा ये सेविंग सर्टिफिकेट्स में भी चले जाएगा, क्योंकि इस वक्त देखें इसमें ब्लैक का भी जो है पैसे कुछ जो ऐसे हैं जो सेविंग सर्टिफिकेट्स में चले जाएंगे या सेविंग उसमें, क्योंकि इस वक्त इंटरेस्ट रेट भी तो बढ़ा दिया है ना, उस हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से वहाँ पे देखें, वहाँ पे भी चले जाएगा अगर आप देखेंगे तो। नहीं, लेकिन इसको चैनलाइज करने के लिए हुरम एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको नहीं लगता कि कोई ज्यादा एवेन्यूज और होने चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक और ये ऑप्शंस हैं, लेकिन कुछ होने चाहिए एवेन्यूज, अरबों रुपए लोग निकालेंगे, कहां डालेंगे पैसा, किधर जाएगा। एब्सोल्युटली सैफान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने जो सवाल किया है कि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और जो पैसा रूट होता है वो अगर दोबारा स्टॉक्स में, अब ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि स्टॉक्स और कमोडिटीज की तरफ इमीडिएटली जो है वो रूट होगा, जिसकी वजह से आपको एक प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगी, एक बबल थोड़ा सा मिलेगा स्टॉक्स में भी और कमोडिटीज़ में भी। बट लार्जली आप ये देखें कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो जो एनुअल एक जो एस्टिमेटेड नंबर है वो 5.2 बिलियन डॉलर्स है जो कंस्ट्रक्शन होती है पाकिस्तान में पूरे साल में, विच इज़ अबाउट 730 बिलियन रुपीज़ अगर रुपये में बात करूँ, और कोई रफली 1 से 1.5% ऑफ GDP है। और उसके अलावा PSDP का पोर्शन आप देखें अच्छा खासा होता है, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ में होता है, 1 ट्रिलियन के अराउंड जो है वो PSDP अनाउंस किया जाता है, और उसमें जो डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर होता है 50-60-70% इनफैक्ट जो है डेवलपमेंट का होता है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री ऑलरेडी है, तो आपको इसमें करना क्या है, आपको इंसेंटिवाइज करना है, आपको बैंक्स की मॉर्गेज जो है जो हाउस लोन्स होते हैं, जो मॉर्गेजिंग होती है, उसको इंसेंटिवाइज करना है। बैंक्स को आप इंसेंटिव दें, टैक्सेशन में जैसे आपने SMEs के लिए दिया है, एग्रीकल्चर के लिए दिया है, और आपने जो है छोटे जो है वो दूसरे लोन्स के लिए कंपनीज के लिए दिया है, SMEs के लिए खासतौर पर आपने टैक्स इंसेंटिव दिया है। आप रेट्स में कमी करें कि मॉर्गेजिंग में जो है रेट्स लेट से आधे हो जाएंगे। आप कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे आपको याद होगा 2008 से पहले मुशर्रफ गवर्नमेंट में था, या आई थिंक PPP गवर्नमेंट में था, कुछ इस तरह से हुआ था कि स्टेट बैंक ने ये किया था कि आपको इनकरेज किया था
उन लोन्स के लिए जो आप लेंगे और कंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी ज़मीन पे, ना सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बल्कि कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आपने टैक्स कम करें, इंटरेस्ट रेट्स कम करें, केवाईसी आप जो है वो कम करें और इंसेंटिवाइज करें। आप देखेंगे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू किया। वैसे भी पीटीआई का एजेंडा ये है कि 50 लाख घर बनाने हैं, तो मेरे ख्याल में ये सारे इंसेंटिव्स क्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स वहाँ से इंसेंटिवाइज करके नीचे लाएंगे, तो डेफिनेटली ये जो पैसा आएगा ये ना सिर्फ डॉक्यूमेंट होगा बल्कि लोग इंकरेज होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जो आपकी बात है। लेकिन एक जो सजेशन है हनीफ गौर साहब की, वो महमूद अली साहब, ये है कि आप रेट्स जो है ना वो आप कम करें, और ये खुर्रम भी इस बात से एग्री कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 40 लाख रुपए टैक्स बनता है, तो ये बहुत ज्यादा रेट्स हैं। आप ये कंसिडरेशन क्यों नहीं सुनी गई आबाद की, और ये आप सुनी जाएगी महमूद अली साहब, आप लोग सुनेंगे? देखिए, इसको सुनेंगे और नेक्स्ट फेज में ये होगा कि रेट्स कम करेंगे और प्राइसेस बढ़ा देंगे। ये आप देख लेना कि नेक्स्ट जैसे फेज आएगा, लेकिन अभी बजट दूर नहीं है, उसके अंदर होगा ये कि इनके रेट्स कम कर देंगे, जो है और क्या कहते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो ये बिल्कुल, ये मैं आपको अभी बता दूं कि आपको देखे ना इतना। अच्छा, हनीफ गौर साहब हंस रहे हैं इस बात पर, हनीफ गौर साहब मैं आपसे पूछा कि आपकी आबाद में तो माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी ज्यादा ही है, मतलब आप खुद भी, मतलब कितने लोग हैं, क्या गिनना शुरू करें तो MNAs भी हैं, MPs भी हैं सिटिंग काफी, तो आप लोगों ने तो आपसे ज्यादा एक्सेस किसकी होगी, खान साहब तक या असद उमर साहब तक? जितनी आप लोगों की, आपकी तो पूरी जो आबाद की जो पूरी काउंसिल है उसमें ज्यादा लोग भरे हुए हैं MNAs PTI के। ये बात आप लोगों को बताई गई है, क्या है क्या नहीं है, क्या होगा? ये बात आपकी बिल्कुल बजा है, क्योंकि जैसे आपके इल्म के अंदर है कि मेरा अपना ताल्लुक भी PTI से है गालिबन, और जो अपोजिशन लीडर है सिंध असम्बली के अंदर फिरदौस शमीम नकवी, वो खुद भी जो तो हमारे नुमाइंदे हैं, आबाद के लीडर हैं, आबाद के मेंबर हैं, और वो इस वक्त आबाद के प्रेसिडेंट जो है सब हम महमूद मौलवी हमारे दोस्त बैठे हुए आपके साथ, इनका भी ताल्लुक है हमारे साथ इस सारे मामलात के अंदर। लेकिन बात यह है कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं या मईशत की बात करते हैं तो उस वक्त फिर हम पार्टी पॉलिसी से हट के बात करते हैं, हम ओवरऑल इकोनॉमी के लिए और मुल्क के लिए बात करते हैं। तो या तो मैं पार्टी का नुमाइंदा बन के बात करूं या मैं बिजनेसमैन बनकर मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको अश्योरेंस दी गई है कोई कि रेट्स कम होंगे, जैसे ये कह रहे हैं कि सेकंड फेज में कम होंगे, आपको कोई ऐसी अश्योरेंस दी गई है? नहीं, ये महमूद मौलवी की अपनी सोच है, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई अश्योरेंस दी गई है। ये अचानक आपने पूछा है, तो मेरे ख्याल से महमूद मौलवी ने यही सोचा कि चलो मैं पार्टी को सेव करने के लिए ये बयान दे देता हूँ। ये इनका जाती बयान है मौलवी का। मौलवी साहब बता दें, आपका जाती बयान है या आप बगैर किसी उसके किसी सोच से आप बता रहे हैं? देखिए ये मेरा जाती बयान जरूर है, मगर देखें जब हम बात करते हैं, इंटरनल बातें होती हैं, तो उसमें ये होता है कि देखिए ये फेज वाइज लेके जा रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, ये पार्टी ये नहीं करेगी कि जब नेक्स्ट टाइम जब प्राइसेस बढ़ा देगी, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ाएगी और यही रहेगा। ये आप देख लेना जो मैं कह रहा हूँ, और चेंजेस आ जाएंगे। नहीं, अच्छा, वैसे जो हमें शॉर्टफॉल है 191 बिलियन रुपीस का है, और ये अगर 25 बिलियन खुर्रम हम जो आप कह रहे थे 25% के हिसाब से, तो 25 बिलियन, तो ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है? फर्क पड़ेगा या जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो ज्यादा पड़ेगा जब बिल्कुल कारोबार ठप हो जाएगा, रुक जाएगा? देखिए, ये हमें देखना है कि इसका टैक्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है, बट आगे जाते हुए जो ये करेक्शंस हैं ये बड़ा मैटर करती है, डायरेक्शन बड़ा मैटर करती है कि डॉक्यूमेंटेशन आगे जाके होने शुरू हो जाएगी, लोग क्या जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो अपने आप को संभालना शुरू करेंगे कि नहीं, अब कैश ट्रांजैक्शंस कम होंगी या वैल्यूज़ बढ़ गई हैं, तो अब डीसी रेट्स और जो मार्केट रेट है उसमें फ़र्क कम से कम होने जा रहा है, क्योंकि नेचुरली क्या होगा, FBR दोबारा से सर्वे करेगा, स्टेट बैंक दोबारा से अगर सर्वे करता है और मार्केट में जाके मार्केट रेट्स को लेता है, लेट्स से लास्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स की ट्रांजैक्शन जो एवरेज हुई है हर इलाके में, वो लेकर उसका एक रेट, जैसे कि आपको याद है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राइसेस में यही होता रहा है कि आप जो है पिछले रेट्स लेते हैं एवरेज, उसके बाद आप एक जो है रेट जो है डिटर्मिन करके मार्केट में आप दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन क्या हो रही है और ये मैसेज देना कि आगे जाते हुए रियल एस्टेट भी ऐसे आइसोलेशन में नहीं होगा, डॉक्यूमेंट होना पड़ेगा, टैक्सेस देने पड़ेंगे, कैश ट्रांजैक्शंस को कम होना पड़ेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 25 बिलियन इन इटसेल्फ बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन हाँ अभी क्योंकि फिस्कल डेफिसिट आपके पास काफी बड़ा है, 191 बिलियन की आपने बात की, अच्छी चीज ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस से थोड़ा सा 150 अरब का रफली जो है वो ब्रिज होगा, प्लस 25 बिलियन ऐड होंगे, तो नेचुरली फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा GIDC के जो एरर्स हैं वो भी आ जाएंगे। तो लेकिन ये हनीफ गौर साहब आपके नजदीक क्या कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करें, 25 बिलियन का एक तरफ रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट को और दूसरी तरफ खदशा ये है जो साबका हमने देखा है हिस्ट्री के कारोबार रुक जाता है, तो क्या ज्यादा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में तो अच्छा ही है सब कह रहे हैं, इन द शॉर्ट टर्म आपके नजदीक फायदा ज्यादा है नुकसान ज्यादा है गवर्नमेंट? नुकसान ज्यादा है गवर्नमेंट को। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये देखिए कि ट्रांजैक्शन इस रेट्स के ऊपर नहीं होगी जो ट्रांजैक्शन आप जो ये नोटिफिकेशन जो दिखा रहे हैं, क्योंकि आज सूबों के पास इख्तियार मौजूद है 18वीं तरमीम के अंदर। आज भी जो वैल्यू जो होगी ना, जो ट्रांजैक्शन जो फिक्स होगी वो डीसी रेट के ऊपर ही होने जाएगी। और इसका जैसे 36W के तहत पहले भी हम 3% डिफरेंस देते थे FBR की वैल्यू का और DC वैल्यू का, अब ये DC, अब जो FBR की वैल्यू है सिर्फ वो 20% इनहेंस हो गई है।
वो जो टैक्स है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा जरूर, कि उसका जो 0.3% हम टैक्स दिया करते थे डीसी वैल्यू और एफबीआर वैल्यू का, वो हम बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं आज भी जो है तो एफबीआर वैल्यू के ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, आज भी वो करेंगे डीसी वैल्यू पे, क्योंकि सूबा जो है तो उसको इजाजत देता है डीसी वैल्यू को ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आबाद को सुना जाता, हम ये बैठकर उन्हें पूरा समझाते तरीकाकार के कैसे होता। पिछली हुकूमत की देखें, मैं पीटीआई का होने के बावजूद मैं पिछली हुकूमत की क्यों मैंने तारीफ की, नंबर्स बात करते हैं ना, मैंने चेयरमैन एफबीआर की मैंने क्यों तारीफ की, मैंने हारून अख्तर की क्यों की, कि उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलवाया, पूरा दिन आरिफ जीवा 25 अरब रुपए आएंगे हैं और मैं ये 25 बिलियन यानी गलत प्रोजेक्शन है आप जो बता रहे हैं 0.3% के हिसाब से, दैट मींस ये 25 बिलियन नहीं होगा रेवेन्यू कलेक्शन से। ऐसा ही है। ऐसा कितना होगा फिर अंदाजन आपके नजदीक? कम होगा? 5 अरब, 6 अरब, 10 अरब? ट्रांजैक्शंस कम हो जाएंगी। आप जो समझ रहे हैं कि ट्रांजैक्शन बहुत हो जाएंगी, देखें इस वक्त तो वैसे ही ट्रांजैक्शन रुकी भी है। अगर आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछें तो, और पिछले आप 6 महीने का रिकॉर्ड उठा के देखें तो बिजनेस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ट्रांजैक्शंस बिल्कुल नहीं हो रही हैं। आप ये तो बड़ी सीरियस कंसर्न है जो बता रहे हैं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं 25 अरब का इजाफा होगा, इससे तो लग रहा है कि आपका और कमी हो जानी है रेवेन्यूज के अंदर, जो हनीफ गौर साहब बता रहे हैं। नहीं, हनीफ गौर साहब जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिए ट्रांजैक्शंस तो कम हो रही हैं, उसकी वजह यह है कि देखिए थोड़ा जो है टाइम के साथ साथ, अभी मैं कहूँगा कि टाइम के साथ साथ देखिए चीज़ें चेंज हो रही हैं। 1 महीने पहले और जो अभी नए पॉलिसीज आ रहे हैं उसके अब लोग जो है लोगों को सिमत नज़र आ रहा है, तो मेरे ख्याल से देखें थोड़ा टाइम लगेगा मगर इसमें चेंजेस आ जाएंगी। तो मतलब हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि ये जो अभी इस वक्त जो रुका हुआ है इससे मतलब ये वापस से शुरू हो जाएगा। जो नहीं सर अभी तो खैर खराब हो जाएगा, पता नहीं वापस कब शुरू हो, कैसे हो जाएगा, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन देखें, आप देखें स्टॉक एक्सचेंज में भी लोग यही कह रहे थे, ठीक है ना, आप ये देखें स्टॉक एक्सचेंज के लिए लोग यही कह रहे थे, फिर आप देखें कुछ वक्त के अंदर सारे कुछ चेंज हो गया और अब स्टॉक एक्सचेंज भी चलना शुरू हो गया है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स भी हैं, फिर प्राइस मल्टीपल्स अपने स्टॉक्स के खैर। तो ये जो बात की हनीफ गौर साहब ने, अच्छा मुझे अब वाइंड अप करना होगा तो आई विल वाइंड अप एट दिस नोट। आप तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, फरम शहजाद साहब, महमूद मौलवी, हनीफ गौर साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बड़ा अहम मौजू है, कराची में जो फर्क पड़ेगा रियल एस्टेट और फिर जो ओवरऑल पूरे मुल्क में फर्क पड़ेगा रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर सर गुफ्तगू हुई है। बेनकाब किए अहम तरीन मामलात को फॉर फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।